नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज टॉपर टॉक की जो कॉपी हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें आज हमारे साथ जो कॉपी है एक मधुसूदन गुप्ता जी हैं, जो 2019 के एसडीएम रैंक पे हुए हैं और इनकी जो रैंक रही है 29 रही है। ठीक है, उन्होंने 2019 से लेकर 2020-21 तक मेंस भी लिखा है। तो उसकी कॉपी जो मेक आइस कॉपी है उसको हम देखने की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कॉपी कैसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि इस कॉपी के दोस्तों हमारा चर्चा का मेन विषय ये होता है, उनको इवेल्युएट करना नहीं है, बल्कि हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर टॉपर जो होते हैं किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, क्या हो जाए कि वो अपने आप को सबसे अलग करते हैं। ठीक है, कॉपियां सभी लिखते हैं, आपको पता है हर साल 5 से 7 हजार लोग कॉपी लिखते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल जितना सीट होता है उन्हीं को होता है। आखिर ऐसा वो क्या अलग करते हैं कि जो उनका अंतिम लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, और हम आप ऐसे क्या कमी करते हैं जिनकी वजह से हम चूक जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर आप पीसीएस 2025 देने जा रहे हैं या 2024 लिखने जा रहे हैं या भविष्य में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे जो हो, उससे क्या हो आपके लिए बड़ी अच्छी रणनीति मिलेगी। या आप बीपीएससी मेंस इस बार लिखने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए सिर्फ देखिएगा, पूरा देखिएगा, प्लस अपने आप को ये समझिएगा कैसे कोई टॉपर कॉपी अपना लिखता है। क्या है, इन्होंने जो अपना पहली जो टेस्ट लिखा है, ये क्या है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जो सेगमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसी को इन्होंने लिखा है। जैसे लिखा है क्या, प्रश्न के सामने था, फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरणों के स्वरूप की चर्चा कीजिए और साथ ही इसके वैश्विक प्रभाव के वर्णन कीजिए। इन्होंने क्या क्या किया, पहले ये बताया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके बारे में बताया। देखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में संपन्न हुई। इससे मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण तो विद्यमान थे, लेकिन लुईस 16वां की अदूरदर्शिता तथा निरंकुशता का संभव बना है। यानी ये बता दिया आखिर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसके कारण क्या है, इन्होंने क्या बता दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए। साथ ही इन्होंने बताया, कई चरण बताया, जो फ्रांस की क्रांति के जो 3 चरण हुए थे उसके बारे में चर्चा किया। कौन कौन सा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ था, कुलीन वर्ग का नेतृत्व था, निरंकुशता को खत्म करना था, स्टेट खत्म करना था। अब हम यहाँ आंसर इवेल्युएट करने नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं यहाँ ये रिप्रेजेंट करने आया, इन्होंने अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे किया। पहले इन्होंने हेडिंग डाला, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, टू द पॉइंट लिखा है। पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्राम देखिएगा, इसे कहते हैं हाफ स्टार मॉडल। हाफ स्टार मॉडल किस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगले भी इन्होंने ऐसे ही किया है, फिर ऐसे ही इन्होंने इसमें भी किया है। आपको मैं एक बार लास्ट टाइम कॉपी दिखाया था, निधि शुक्ला जी का एसडीएम है, उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हो वहां पे। उन्होंने गजब तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, यही चीज अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप वही चीज फ्लो चार्ट में लिखते हैं तो क्या चीजें कम और अच्छी विस्तृत लिख सकते हैं। इसलिए देखा इन्होंने तीनों चरण कितना कम पेज में कितना साधारण तरीके से इन्होंने लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर इन्होंने दिया वैश्विक प्रभाव क्या पड़े हैं, इसके बारे में डाल दिया। क्या देखा, पुरातन निरंकुशता का व्यवस्था समाप्त, धन निरपेक्षता की भावना को बल, विश्व को राष्ट्रीयता भावना की परिचायक, इंग्लैंड के सुधार और इटली जर्मनी के एकीकरण और ब्रिटिश उपनिवेश जैसे ये। अब इन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रांस के परिणाम इतने दूरगामी रहे कि निष्पक्ष मूल्यांकन करने संपूर्ण फ्रांस के इतिहास 1789 में यूरोप का स्वरूप लगेंगे। यानी ठीक है, ये किसने कहा, जॉन स्टुअर्ट। इन्होंने, इनका स्टेटमेंट रहा है कि आखिर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, इसको इन्होंने कोट कर दिया। इससे क्या हो, इससे फायदा ये होता है कि आप अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं, हाँ मुझे इस सब्जेक्ट का नॉलेज है। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न उन्होंने लिखा, जर्मनी के एकीकरण के, ये जर्मनी के एकीकरण बाधक और सहायक तत्वों को वर्णन कीजिए। अब देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण हुआ है, हुआ क्या था, अब इटली की क्या योगदान रहा है, जर्मनी के योगदान क्या है, नेपोलियन के क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा किया होगा। जर्मनी एकीकरण से पूर्व 39 राज्यों में विभाजित था। इटली जर्मनी के एकीकरण का कुछ समानताएं थी, दोनों में एक से अधिक शक्तिशाली था और इसके नेतृत्व में एकीकरण संभव हुआ। क्या, इटली में पोडमॉन्ट था और जर्मनी में पशा के नेतृत्व में होता। ठीक है, बाधक तत्व उन्होंने हेडिंग बनाया है। फिर बुलेट पॉइंट में किस प्रकार से इन्होंने दे रखा है, क्या, जर्मनी के राज्यों को सामाजिक और राज्य के आर्थिक असमानता विद्यमान होना, राष्ट्रवाद की भावना न होना, विदेशी शक्तियों जैसे फ्रांस और उसके एकीकरण की बाधा उत्पन्न करना, ये सब क्या उन्होंने बुलेट पॉइंट में दे दिया है।
ठीक है। साथ ही इन्होंने बताया एकीकरण के क्या तत्व हैं, एकीकरण के भी इन्होंने बुलेट पॉइंट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिए। ध्यान देना है, जब भी आप आंसर लिखिए कोशिश ये करिएगा कि आपको बहुत ज्यादा पैरा नहीं लिखना है, आपको अपने बातों को सटीक तरीके से समझाते हुए लिखना है, ठीक है। इसीलिए नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। होता क्या है, जब हम पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं तो पैराग्राफ एक उबाऊ जैसा सेगमेंट हो जाता है, प्लस उसमें होता है कि पैराग्राफ हम सेटअप बनाने के चक्कर में कम बातों को अधिक शब्दों में लिख पाते हैं, ठीक है। इसलिए और इसमें पॉइंट वाले में क्या फायदा होता है, पॉइंट वाले फायदा ये होता है आप कम ही चीजों को, मतलब अधिक चीजों को कम समय में लिख पाते हैं, ठीक है। देखिएगा, लेनिन का आर्थिक नीतियों के प्रथम विश्व युद्ध के गृह युद्ध की अवधि में विनाश की अवस्था अर्थव्यवस्था से सुधारने की आर्थिक सहायता थी। अब इसमें इन्होंने लेनिन क्या किया, फिर से वही आपका मॉडल, क्या लेनिन की आर्थिक नीतियां क्या थी, कृषि संबंधी क्या नीति थी, उद्योग संबंधी क्या नीति थी, देखिए किस प्रकार इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुंदर राइटिंग तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सुंदर राइटिंग साथ साथ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप पूरे कॉपी एक बार देखिए किस प्रकार से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। फिर अगला प्रश्न क्या है, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, वो घटनाओं की व्याख्या कीजिए जो यूरोप के उदय में इसके लिए उत्तरदायी थी। क्या है, फांसीवाद का परिणाम क्या था, विचारकों के विवाद क्या है, कैटलिन इसे कोई सिद्धांत नहीं मानते, और इसके बाद क्या है, इबस्टीन इसे एकीकरण का दर्ज संज्ञा देते हैं। अब कुछ नाम दे रखा है, इनके बारे में बताया है कि आखिर फांसीवाद किसके संदर्भ में क्या है और किसने क्या कहा, ठीक है। फांसीवाद एक एकाकी दल या अधिनायक के अंतर्गत शासन तथा समाज सर्वाधिकार के संगठन है जो अत्यधिक राष्ट्रवादी, जातिवादी, सैनिकवादी और समाजवादी होते हैं। किसने कहा, इबस्टीन। यानी इन्होंने क्या दिया, पहले फांसीवादी क्या होता है इसका एग्जांपल डिफिनेशन दे रखा है, उसके बाद अब आप फिर लिखेंगे क्या, अब कारण दे रखा है। आखिर फांसीवाद को कारण क्या रहा है, यूरोप में हेडिंग बनाया है, उसके बाद पेरिस के शांति सम्मेलन असफलता, फिर विश्व युद्ध, फिर मुसोलिनी का नेतृत्व, फिर अडोवा का युद्ध, और फिर हीगल के विचार। ये सब जो है ऐसे प्रभाव रहे जो फांसीवाद के उदय में काफी ज्यादा उत्तरदायी रहे। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपने आप के आंसर को रिप्रेजेंट किया है। इसके दोस्तों अगर आप ये कॉपी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, चूंकि मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर आप इसकी कॉपी देखना चाहते हो, हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेज है, टेलीग्राम लिंक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके इसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये है, ये कुछ ऐसे तरीके हैं। देखिए, अब इसमें फांसीवाद नाजीवाद की असमानताएं क्या है, इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया है। देखिए, इधर नाजीवाद, इधर फांसीवाद क्या है, नस्लवाद स्वरूप उपस्थित और इसमें अनुपस्थित था, यहूदी विरोधी, ये क्या किसी विशेष धर्म के विरुद्ध नहीं था, ठीक है, कृषक केंद्रित, किसान पर ध्यान नहीं, अत्यधिक हिंसक और कट्टरपंथी, कम हिंसक। देखिएगा किस प्रकार से नाजीवादी फांसीवादी में अंतर, नाजीवादी हिटलर वाले जो नेतृत्व करता था इसके बारे में, ठीक है। ये जो है आपको इन्होंने अपने आप के एक्सप्लेन करके दे रखा है। अगला क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर, साम्राज्यवाद का लक्ष्य एक ही होता है परंतु साधन भिन्न भिन्न। साम्राज्यवाद क्या होता है इसके बारे में पहले बताया। क्या, साम्राज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्रों के मध्य अधिक से अधिक के साम्राज्यों देशों पर अधिपत्य लेकर होड़ लगी होती है, ठीक है, यानी अपना साम्राज्य विस्तार करने की होड़ होती है आपस के राष्ट्रों के बीच, ठीक है। मार्गेंथाओं के अनुसार क्या है, क्या होता है इसका लक्ष्य, अस्थानीय प्रभुत्व होता है, महाद्वीपीय प्रभुत्व होता है, विश्व प्रभुत्व स्थापित करना होता है। क्या है, अब देखिएगा, अब मैं बार बार इनकी कॉपी में दिखा रहा हूं आपको किस प्रकार से इन्हें एक ही फ्लो चार्ट को दे रखा है। अब देखिए फ्लो चार्ट और बन सकते हैं कैसे, एक ही स्टार मॉडल हो सकता है, अब दिखा सकते हैं। दूसरा हब मॉडल क्या था, ये ले गए यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इसे ले आया यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इसे ले आया यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इसे ले आया यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ये हब मॉडल हो गया। तीसरा क्या होता है, स्टेटमेंट, मान ली यहाँ मैंने हेडिंग बनाया, यहाँ मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखते हुए शुरू कर गया, तो ये कुछ जो टॉपर होते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आप अपने आप को अलग कर सकते हैं आंसर से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब ये खैर ये करंट वाला टॉपिक, करंट वाले टॉपिक में भी वैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कोशिश ये करना है जब भी आप आंसर लिखिएगा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डायग्राम लिखना है, फ्लो चार्ट देना है, फिर क्या नाम है उसके आंसर को लिखना है, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ यही दिखाने आए हैं, हम ये इनके क्या इन्होंने आंसर लिखा इसके बारे में चर्चा करने नहीं आए हैं, ठीक है। इसका अगर आप विस्तृत आंसर लेना चाहते हैं, क्या लिखा है, कैसे लिखा है इन्होंने, तो आप इसका क्या नाम है, हमारा चैनल में बार बार कह रहा हूँ, अमोक क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।